हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं FST 40। आइए देखते हैं पेपर 1। इसमें देखिए क्वेश्चन 1, तो ये आपका मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है। कॉलम 1 के अंदर डिफरेंट हाइड्रोक्साइड दे रखा है, जिंक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। और कॉलम 2 के अंदर इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है। प्रॉपर्टी क्या दे रखी है? सॉल्युबिलिटी इन द बेसिक एज वेल एज द एसिडिक मीडियम। अब बात करते हैं पहला, ठीक है। अगर आप ए कंसीडर करो, इसमें दे रखा है जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये जिंक हाइड्रोक्साइड पता है कि ये रिएक्ट कर सकता है किसके साथ में? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो या NaOH ले लो, अगर इसको हाइड्रोक्साइड मिलता है तो इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा लाइक दिस। अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो इन दैट केस ये सॉल्युबल हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जिंक हाइड्रोक्साइड विल बी सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि इसके लिए P कॉम्बिनेशन विल बी करेक्ट। वैसे ही सेकंड दे रखा है सॉल्युबल इन NaOH टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्ट करके आपको सेम प्रोडक्ट देगा, सेम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ जो है हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। जिंक D10 कॉन्फ़िगरेशन रखा हुआ है, ये कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करके दे देगा, यानी कि Q भी इस केस में करेक्ट हो जाता है, एक ही केस में। नेक्स्ट, soluble in NaOH in presence of H2O2 to form a yellow solution, ये गलत है। कलरलेस जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेगा। soluble in HCl to form a colorless solution, सेम कहानी है। अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा जिंक क्लोराइड, ध्यान रखना, ये फॉर्म कर जाएगा जिंक क्लोराइड, ठीक है, प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ये सॉल्ट बन रहा है और जैसे ही सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ये सॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि इस केस में आपका Sp से ही, और ये क्या होगा? ये कलरलेस आपका सॉल्यूशन होगा। सॉल्युबल इन HCl टू फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट, येलो सॉल्यूशन, दैट इज इनकरेक्ट। तो PQS विल बी करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर A। नेक्स्ट B देखते हैं, करेक्ट। B के केस में क्या है? आपका आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस। अब इस केस में क्या है? FeOH थ्राइस में कंप्लीटली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नो, उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सॉल्युबल इन NaOH टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, सॉल्युबल इन NaOH इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 टू फॉर्म अ येलो सॉल्यूशन, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट, सॉल्युबल इन HCl टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्युबल इन HCl टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन, HCl के साथ रिएक्ट तो करेगा, ये HCl के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म कर लेगा FeCl3, बट ये कलरलेस सॉल्यूशन नहीं होगा। FeCl3 का कलर होगा येलो, तो यहां पे येलो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर जाएगा। तो यानी B के केस में जो करेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा ये हो जाएगा सॉल्युबल इन HCl एंड फॉर्म अ येलो सॉल्यूशन, दैट मींस B के लिए आपका T करेक्ट हो जाएगा। C ऑप्शन देखते हैं, तो C में आपका दे रखा है जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इस केस में क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सॉल्युबल इन NaOH टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन, दैट इज करेक्ट। क्या होगा? ये NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्युमिनेट का फॉर्मेशन करेगा, यहां भी एसिड की तरह काम करेगा और ये फॉर्म कर लेगा सोडियम एल्युमिनेट। अब ये सॉल्ट सॉल्युबल हो जाएगा आपका aqueous मीडियम में, यानी कि सॉल्युबल इन NaOH टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन। इस केस में आपका Q करेक्ट हो जाता है, ठीक है, Q करेक्ट हो जाता है। और उसके अलावा सॉल्युबल इन HCl टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन, सेम कहानी कि HCl के साथ रिएक्ट करके ये AlCl3 का फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि इस केस में आपका Sp करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। D ऑप्शन देखते हैं, तो D में क्या है? देखिए ध्यान से, D के अंदर क्या है? तो ये है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। अब क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की खासियत क्या है कि ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा H2O2 के प्रेजेंस में, NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा आपका सोडियम क्रोमेट का येलो सॉल्यूशन, सोडियम क्रोमेट का येलो सॉल्यूशन। दैट मींस इट इज गोइंग टू बी सॉल्युबल इन NaOH in the presence of H2O2 to form a yellow solution, ठीक है। That means for D only R option is correct, R option is correct। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो कॉलम 1 के अंदर डिफरेंट हाइड्रोक्साइड दे रखा है, सॉरी कॉलम 1 के अंदर आपका बेंजोइक एसिड सॉल्ट जो है दे रखा है, प्लस बेंजोइक एसिड दे रखा है, और जो है कॉलम 2 के अंदर इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन करना है। तो वन बाय वन हम लोग जो है कंसीडर करते हैं। ऑप्शन ये देखो, ठीक है, ये दे रखा है अर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड, अर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड, अर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड। अब इस केस में क्या है कि हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं कि अर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड ये रिएक्ट कर जाता है इसके साथ में, ये रिएक्ट कर जाएगा आपस में और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन अकर हो जाएगा, ठीक है, NH3+। अब इसकी खासियत क्या है, इसी वजह से और इसमें SIR इफेक्ट काम करता है, लेकिन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इवन बेंजोइक एसिड से कम हो जाता है बिकॉज़ इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन अकर होता है। अब देखते हैं इसमें करेक्ट क्या क्या है। पहला P, acid is stronger than benzoic acid, that is incorrect, that is going to be weaker than benzoic acid. The reason is intramolecular acid base reaction, जिसकी वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में नहीं रहेगा और ये अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ठीक है, दैट मींस P is not correct। Q, acid liberates CO2 when mixed with the aqueous sodium bicarbonate। yes, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे अमोनियम आयन के साथ प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो करेगा और इतना एसिडिक होगा कि सच दैट इट कैन रिप्लेस अ सॉल्ट H2CO3 फ्रॉम इट्स सॉल्ट, मींस सोडियम बाइकार्बोनेट से H2CO3 को रिप्लेस कर देगा। तो Q इज करेक्ट, इट इज गोइंग टू जनरेट CO2 ऑन द रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आर एसिड गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन द रिएक्शन विद AgNO3, AgNO3 के साथ ये व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट इज acid compound soluble in aqueous NaOH, that is also correct, that is also correct। NaOH के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, वाटर बनाएगा, वाटर is going to be weaker acid than ammonium ion, तो yes is correct। next compound is litmus test, yes it is acidic in nature, it is going to be acidic test, तो QST option will be correct for A। next is B, B पे आप फोकस करो, तो B is orthohydroxy benzoic acid, B is our orthohydroxy benzoic acid। now what is the property, it is going to be stronger acid than benzoic acid, absolutely correct, because it is here we are going to observe SIR effect, static inhibition of resonance, and due to static inhibition of resonance this is going to be stronger acid than benzoic acid, means P is correct, P is correct for this। next is acid liberates CO2 with the mix with the sodium bicarbonate, that is carboxylic acid, and we know that sodium bicarbonate test will be positive for benzoic acid, so Q will be also PQ। now yes, our acid give white precipitate with AgNO3, that is incorrect। next, compound soluble in the aqueous NaOH, yes that is going to react with the carboxylic group and it will form a salt, and because of that it is going to be soluble in the sodium hydroxide solution। compound is acidic litmus test, it is acidic in nature and it is going to be litmus test, correct। so PQST 4 option will be correct for our B option। next is ammonium chloride, aniline chloride, basically it is aniline। now what is correct, acid is stronger acid than benzoic acid, no it is going to be weaker acid than benzoic acid। next, acid liberates CO2 when mixed with CO2, ठीक है, acid liberates CO2 when mixed with the sodium bicarbonate test, नहीं ये जो है आपका जनरेट नहीं करेगा। अच्छा, acid gives white precipitate when mixing with AgNO3, yes AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl का फॉर्मेशन करेगा, that means compound is going to form white precipitate on the mixing with AgNO3, that means R is correct। compound soluble in NaOH solution, that is incorrect। compound is litmus test, that is correct, because it is a salt, it is salt and it is going to be compound is going to ammonium group is going to be acidic sensitive। last is D, now focus on D, this is the picric acid 2,4,6 trinitrophenol।
This is going to be stronger acid, even with benzoic acid, because of these three strong minus in it. Now, what will be the correct? Acid is going to be stronger acid than benzoic acid. Yes, P is correct. Now, acid liberates CO2 when mixed with the sodium bicarbonate. Q is also correct. Next, acid give white precipitate with HNO3. That is not correct. As compound is soluble in NaOH. Yes, it is going to react with the NaOH and this is going to form a salt. So it will be soluble in the aqueous NaOH. Now, compound is litmus actually. It is acidic in nature and it is going to be litmus solution. That means PQST will be correct answer. Now, moving to next question. Question number 3. Question number 3 is basically for a reversible process. For a reversible process, including only PV1. DG they have mentioned DG is equal to VdP minus HdT. This they have mentioned. Now, curve they have given PV versus V. Curve is like this. P versus V. This is value 6, volume pressure is 6, volume is 2. Here the pressure is 2 and volume is 6. We can easily observe that P1 from A to B, if we are moving, P1 V1 is equal to P2 V2. That means initial temperature, because it is an ideal gas, is T1 and T2 is going to be the same. Or TA and TB will be initial and final temperature will be same. Now, moving on the option. Option 1 or question number 3, option 1, what they have mentioned. First curve is like this. P A to B, entropy will, right? Because they have mentioned entropy will increase. As entropy will increase, temperature is going to be constant now. From A to B, temperature will be not constant. It is going to be different. In between, for A and B, temperature T and TB is same, but in between, temperature will be not constant. For this curve, they have mentioned temperature is constant. The first is not going to be correct. Now, second one. What is the curve? H versus T. This is T and this is enthalpy in the joule. For all steps including A to B. For all steps they have mentioned temperature is constant. That is not correct. Now next is U versus T. Here also they have given only singular value for all temperature. We know that temperature is not constant. Temperature is going to vary. Final and initial temperature is same. Here the initial and final temperature is same, but in between the temperature will be different. This cannot be correct option. This all three options will be incorrect one, because in all three temperature they have mentioned is constant between process A to B. Next is T versus volume. Now we can easily observe from A to B, like curve is like this. For A and B, initial and final temperature is same, but in between this, for this point, temperature will increase. After some time, temperature is going to be decreased. So for this process, we can observe in between, temperature will increase, and after some time, the temperature will start decrease, and it will reach to the initial temperature. That is only correct option for this question is 4. Now next, moving to next question. What they have mentioned? Right? Question number 4. Delta G. Right? Delta G is equal to 0. No, it is not going to be 0. But delta H will be 0 because initial and final temperature is same. So delta H will be 0. Next, delta U. Yes. Because we will write NCP delta T and delta T is 0. That means delta H will be 0. Similarly, NCB delta T, because delta T is 0, initial and final temperature is same. That means delta U will be 0. So
for this question also, second and third is correct. Now see the fourth one. Delta G is equal to delta G. If we use the first expression, delta G is equal to V dP. Okay, dg is equal to V dP minus H dP. Now because temperature, final and initial temperature is constant, we can remove this one. Now we have delta G is equal to nRT ln. Now if you integrate this one, you will get nRT ln P2 by P2. Now put the value final and initial pressure, right? You will get delta G is equal to minus 13.2 liter in. This will be. That means for question number 4, option 2, 3 and 4 1 will be correct. 4th one will be correct. Next, in question number 5 and 6, or both question number 5 and 6, they are given a series of reaction, and then we have to see the identify the correct product. Now P, अगर P पे फोकस करें तो P क्या पॉसिबल हो सकता है इसमें से? ऑप्शन सी हम लोग को इसको लेना पड़ेगा. So that is cyclopentene, because they are given molecular formula C5H8, and for C5H8 Du will be ठीक है. तो हम लोग P के केस में इसको लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं. For this compound we can start with this compound, that is cyclopentene. Now HBr, we are adding HBr. This is the reactant P, because we don't have any other option. We have to take reactant from the option only, and we can proceed for the reaction. HBr का एडिशन होगा, हम लोग को पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, और ये फॉर्म करने जा रहा है. ठीक है, 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन. दिस इज द प्रोडक्ट Q. ठीक है. अब इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथ. हम लोग को पता है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा. इस दिस पॉइंट पे MgBr CH3 जो है MgBr. तो यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, दैट इज आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr. नाउ इसके बाद इसका रिएक्शन कराया गया है साइक्लोपेंटेनोन के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. तो साइक्लोपेंटेनोन में क्या होगा रिएक्शन? आपको पता है कि ये रहा न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये बाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखेगा लाइक दिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है. अगर हाइड्रोलिसिस स्टेप भी दिखा दिया जाए तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ये बना लेगा दिस. नाउ इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है H2SO4 फॉलोड बाय यहाँ पे क्या होगा? Dehydration will take place, water molecule eliminate, and it is going to form alkene. This alkene will form. Correct? So this was our product R. On dehydration, it is going to generate S. This is going to be our major product. This is going to be our major. Now, after ozonolysis, reductive ozonolysis they have mentioned, it is going to generate cyclopentanone. This product it is basically our product T. Now, once again we are treating with CH3 MgBr followed by hydrolysis. CH3 MgI followed by hydrolysis. What will be reaction? In that case, it is going to attack on this carbonyl group. Nucleophilic attack will take place. After hydrolysis, it is going to generate OH here and CH3. Right? Now, this is our product U. After that, we are treating with H2SO4 followed by P. Now, in this case, this will protonate here and water molecule will eliminate. And it is going to generate, after elimination, it is going to form a product, major product is this. Major product will be this. Alkene it will form. So basically this was our product T. This is going to be our U, and this is going to be V.
After hydrogenation, it will form. Hydrogenation is going to form this, right? It is going to form this. Now here also they have given one series of reactions. We are treating with perbenzoic acid. Benzoic acid. Now in this case, what will occur? This peroxy linkage, it is going to form epoxide like this. After epoxide, we are treating with, after formation of, treating with CS3 MgI. It is going to attack on this carbon. This will break, followed by hydrolysis, which is going to generate C. Now, this attack will be taken from opposite side of this 3 member. Means anti-attack will take place. So CS3 and OH will be on the opposite side. CS3 and OH will be on opposite side. So basically, this is our product X. This is product W. And after hydrolysis, H2SO4 followed by heat, right? It will protonate this one, and water molecule will eliminate. After elimination, it is going to generate V itself. So this is the complete reaction, right? Now, question they have asked: compound W is this one. This is compound. Now, in our option, OH and CS3 are on the same side. That is not possible because addition is anti-addition here. This CH3 will attack from the opposite side of the epoxide ring. This CH3 minus is going to attack on this ring, opposite side of epoxide ring. It is going to form this product, not trans product and not the cis product. So first one is not correct for question number 5. Second one, B product is this one. Now focus on the V. Where is the V? Or V is this. They have mentioned this is our V product V. That is incorrect. That is not going to be our V. This is going to be minor product. Second option will be not correct. Third compound P is this. Yes, it is absolutely correct. And compound X is this epoxide. That means for question number 5, third and fourth option will be correct. Third and fourth option will be correct. Now, question number 6, which is also related with question number 6 is also related with this series of reactions. Select the correct statement for above reaction. Compound R. Where is R? STUR. This is R. Basically, compound R and compound U both are tertiary alcohol. This is the 3 degree alcohol. This is 3 degree alcohol. And compound U is also 3 degree alcohol. Yes, this is going to be attacked with the 3 degree. OH is attached with the 3 degree carbon. And it is going to be a tertiary alcohol. For question number 6, first option is correct. Option 2. Compound X is chiral. Where is the compound X? Compound X is the chiral PQRSTUV and compound X. Let me see. This is compound X. This is going to be chiral. No, it is not going to, because it will contain a plane of symmetry. It is not going to be the chiral. Compound T can show tautomers. Where is the compound T? Compound T is this one. This can easily show tautomers. You can convert to this enol form. It is going to show tautomers. That means third option is also correct. Next, compound P gives same product with HBr. Where is the compound P? This is going to generate same product with HBr, and HBr in the presence of peroxide. Because this molecule is symmetrical in the case of both, in the case of addition of HBr as well as in the presence of peroxide, it is going to form same product. Reaction will take place with the free radical means in second. That means fourth option will be also correct. For question number 6, 1, 3 and 4 will be correct. Moving to next question, that is basically from question number 7 and 8 is from coordination compound. Now, what is the reaction? Right? Reaction is CuH2O 6. They have treated with Cl minus. Now, Cl minus will, this is our X. Cl minus will replace 2 water molecule, and it is going to form this. Now, after treating En
to another what molecule will replace. This is X, Y, and this is going to be our Z. This is going to be our Z. Now, question number 7. They mention the optical activity cannot be shown by. Optical activity cannot be shown by. तो अगर आप X पे फोकस करो, ये पर्टिकुलर सिमेट्रिकल OH2 इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो दैट केस इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑप्टिकली, इट विल बी ऑप्टिकली इनेक्टिव. तो X and cis variation of Y. Why not trans variation? बट इसको देख लेते हैं. तो cis variation में क्या होगा? chlorine will be at 90 degree and water and clearly we can observe this molecule also contain plane of symmetry. We can draw this one also, water any, because this is also cis configuration. It will contain plane of symmetry. The X and cis variation of Y is going to contain plane of symmetry, and because of that it is going to be optically electric. That means first is correct. First is correct. Is for question number 7. Cis variety of Y and trans variation of J. This is our J. Now focus on trans variation of J. Chlorine, you can take this one, chlorine like this, and other we can take like this one. This is our EN group, right? This is chlorine, this is water, and here it will be. Okay? Basically, it is cis configuration. Now focusing on the trans configuration. Chlorine opposite side, and this is going to be our. Now this molecule also contain plane of symmetry. Cis variation of Y contain plane of symmetry, and trans variation of Z is also contain plane of symmetry. That means second option is also correct, because both are going to be optically electric. All geometrical isomers of Z will be optically electric. No. अगर हम लोग इसके cis की बात करें, cis कॉन्फ़िगरेशन की, तो cis कॉन्फ़िगरेशन में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका नहीं होगा. ठीक है, अगर हम लोग cis कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, एंड इट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इलेक्ट्रिक. अदर विल बी ऑप्टिकली इलेक्ट्रिक, बट ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z विल बी ऑप्टिकली इलेक्ट्रिक. दैट मींस थर्ड इज नॉट करेक्ट. ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ Y की cis की बात करें, यहां पे cis बनाया गया. अगर आप ट्रांस भी लेते हो, ठीक है, trans will be also contain plane of symmetry, and it is going to be optically inactive. So all geometrical isomers of Y is going to be optically inactive. That means fourth option will be also correct. तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 and 4. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, the number of oxygen CO oxygen bond angle 19x y cis and z cis with respect to what are respective. देखते हैं एक एक को बनाते हैं. x आपका है आपका CO, x है आपका CuH2O6. ठीक, इसमें आपको काउंट करना है नंबर ऑफ जो है ऑक्सीजन CO with oxygen at 90 degree. This should be at 90 degree. ये हम लोग को काउंट करना है. ठीक है, ड्रॉ करते हैं x को. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका H2. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका H2. ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री. यहाँ पे एंगल बन रहा है 90. देखो इसके साथ में हम लोग काउंट करें तो 1. ठीक है, ये चारों के साथ में बनेगा तो 4 आपका इधर से आ जाएगा. इस वाले OH2 के रिस्पेक्ट में देखा जाए, इस OH2 के रिस्पेक्ट में भी 4 हो जाएगा. अच्छा, उसके अलावा ये आपस में भी 90 बनाएंगे. ये 190, अनदर 90, थर्ड एंड 4. ठीक है, यानी कि 4 यहाँ से आ जाएगा. टोटल इसमें 12 हो जाएगा. फर्स्ट वाले केस में. नेक्स्ट इज Y cis कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू Y. ठीक है, तो Y हमारे Y है आपका जो है Cr
H2O4 NCl, तो वाटर के रिस्पेक्ट में सिस कॉन्फ़िगरेशन, तो वाटर को आप कर लो ऐसे, ठीक है, वाटर के रिस्पेक्ट में सिस कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन क्लोरीन वाटर, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो कितना पॉसिबल है, इसमें अगर देखो तो 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो कितने पॉसिबल है, तो इसके साथ देखा जाए तो 3 1 2 एंड 3, तो 3 और ये आपस में देखा जाए तो 1 एंड 2, तो 3 + 2 5 इसके इसमें। और जेड की बात करें तो जेड क्या है आपका, जेड इज जेड सिस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जेड कॉम्प्लेक्स है आपका CO H2O ट्वाइस EnCl, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका C सिस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर को आपको 90 डिग्री करना है, OH2 ठीक है। क्लोरीन आप यहाँ पे En रख सकते हो, ये वाला ग्रुप और क्लोरीन, इसमें कितना बॉन्ड होगा, इसमें 1 होगा, तो 12 5 1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, आप एक बार ड्रॉ करके इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम है। बोला गया गैल्वेनिक सेल इज एन अरेंजमेंट वेयर द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड फॉर्मूला फॉर दिस वन विल बी E cell is equal to E naught cell divided by, we can write this one as a 0.06 divided by 2 log of Q, ठीक है, log of, now E cell is greater than 0, that means cell will be spontaneous, E is equal to 0 means cell equilibrium is established, and E cell is less than 0 means reaction is non-spontaneous. Now we have the galvanic cell, platinum electrode, S2 is converted to H plus, right, HCl is 0.1 mol and Hg2Cl is converted to Hg. Now for question number 9, question number 9, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज yes, हाइड्रोजन पे बात किया जाए तो हाइड्रोजन में क्या होगा कि हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा H प्लस में, H प्लस में कन्वर्ट होगा, तो दैट मींस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और ये जनरेट H प्लस कन्वर्ट हो रहा है, मींस हम लोग को पता है कि ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस F, यहाँ पे ये एलिमेंट हो जाएगा। दूसरा है जो आपका कैल्मन सेल है, दूसरा है कैल्मन सेल, यहाँ पे कि Hg2 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Hg में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, Hg में कन्वर्ट होगा, दैट मींस दैट रिएक्शन विल टेक प्लेस एट कैट, because reduction is taking place and we know that the reduction will take place at कैट। अब इसमें क्या दे रखा है, on diluting, right, on diluting HCl the solution 10 times EMF of the cell remain unchanged। E cell रिएक्शन का लिखा जा सकता है E cell is equal to E naught cell minus 0.06 divided by 2 log Q। अब log Q में क्या रखा जा सकता है, तो देखो H प्लस कंसंट्रेशन स्क्वायर, ठीक है, अब दोनों रिएक्शन को अगर देखा जाए स्क्वायर Cl माइनस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और यहाँ पे रखा जा सकता है आपका Hg2 प्लस का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो, E नॉट दे हैव गिवन 0.28, राइट, वी नो दैट पहला थर्ड ऑप्शन की बात करें तो 1 और 2 तो करेक्ट हो जा रहा है, थर्ड में क्या दे रहा है, ऑन डाइल्यूटिंग HCl सॉल्यूशन 10 टाइम्स EMF ऑफ द सेल रिमेन अनचेंज्ड, नहीं, अगर आप डाइल्यूट करते हो तो इसका EMF चेंज हो जाएगा, दैट मींस थर्ड इज नॉट करेक्ट। फोर्थ के केस में अगर देखा जाए फॉर HCl कंसंट्रेशन इज 0.1 एंड हाइड्रोजन गैस प्रेशर आपका हाइड्रोजन गैस इज 0.10⁻⁻⁴, अगर इसको रख दिया जाए यहाँ पे 0.06, ठीक है, बाय 2 लॉग ऑफ
concentration of H plus square 10 to the power minus 2, concentration of Cl minus C square, that is 10 to the power minus 2, divided by 10 to the power minus 4 partial pressure of H2. Okay, partial pressure of H2. This will give basically log 1 will be 0, 2.8, EMF of the cell will be 2.8. That means fourth one is also correct for question number 9. Now question number 10. Question number 10. क्या दे रखा है 10 के अंदर? If 4 gram of NaOH solution is taken, 4 gram of NaOH, that means 0.1 molar NaOH solution. अब ये NaOH और HCl में रिएक्शन होगा तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. HCl में रिएक्शन होगा तो ये बना लेगा NaCl and water. The complete neutralization will take place. So pH at this point, यानी कि H plus concentration at this point will be 10 to the power minus, correct? Because complete neutralization will take place. Now, for this reaction, where platinum H2 at 1 bar, correct? Converted to HCl, 0.1 molar. AgNO3 and AgNO3 is 0.1, right? 0.1. Now, what will be the Q for this one? The Q for this one will be at initial condition. Initially, Q for this reaction will be, we can write Ag concentration once again. We can write concentration of H plus square divided by concentration of Ag plus K square into partial pressure of H. Now, initially the concentration of H plus is 10 to the power minus 1. This means 10 to the power minus 2. Ag plus concentration is 10 to the power minus 1. That means 10 to the power minus 2. Partial pressure of hydrogen is 1 bar. This will get cancelled. That means 1. Q for Q initially will be 1. That means E cell initially will be E naught cell. Now if we are changing, right, what we have mentioned, we are adding 4 gram of NaOH, the complete neutralization will take place. In that case, H plus concentration will change to 10 to the power minus 7. Now the expression will be 10 to the power minus 7 square, and concentration of Ag is, that is 0.1, that means 10 to the power minus 2 and 1 bar pressure. This value will be 10 to the power minus 12. Now we can put this one. E cell is equal to E naught cell minus 0.03 log of Q, means log of 10 to the power minus 12. This will give basically, this will give E naught cell minus, this value will come and it will be, I think, 0.36, right? So what will be the difference? Here the E cell is equal to E naught cell, here the E cell is equal to E naught cell plus 0.36. That means difference will be 0.36. Answer will be our 0.36 volt. Difference between, if we are adding the change in EMF, the change in EMF will be 0.36. That means for question number 10, fourth option will be correct. Next again question number 11. इसमें क्या मेंशन किया गया कि choose the pair in which compound second has more reaction rate for SN1 matrix as compared to compound. SN1 की केस में क्या होता है कि हम लोग को पता है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो SN1 का जो रेट है वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर द रेट टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन. तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम लोग को कंपेयर करना है दोनों के केस. नाउ फर्स्ट ऑप्शन आप देखो, फर्स्ट में आपका CH2OCH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, ठीक है. क्लोरीन को अगर आप रिमूव कर देते हो तो कार्बोकैटायन जो बनेगा वो बनेगा CH3OCH. Now this carbocation will stabilize by plusing effect of this. Correct? This carbocation will stabilize by plusing effect of this oxygen. तो
यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी, और सेकेंड केस अगर आप देखो तो आपके सामने है, इसमें CH3 CH Cl CH3, क्लोरीन को रिमूव कर दिया जाए तो कार्बोकेटाइन बन के आएगा CH3 CH पॉजिटिव यहाँ पे और CH3 यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइपरबॉन्डिनेशन इफेक्ट, इसमें मेसमरिक इफेक्ट। तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन सेकंड, यानी कि रिएक्टिविटी फर्स्ट के केस में सेकंड फर्स्ट का सेकंड से ज्यादा होगा। हम लोग को देखना है कि किस केस में सेकंड का ज्यादा है फर्स्ट से। सेकंड ऑप्शन फिर फोकस करो। तो पहला है आपका दिस क्लोरीन। हम लोग को पता है कि ब्रिज का अगर ब्रिज कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सिस्टम हाईली अनस्टेबल होता है, ये फॉर्म नहीं करता है अकॉर्डिंग टू ब्रेग्स रूल। तो ये कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। तो सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में देखो तो ये आपका क्लोरीन, इसको अगर आप रिमूव कर दो ये आपका बन के आ जाएगा लाइक दिस, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्लियरली कि सेकंड कार्बोकेटाइन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन। तो सेकंड की रिएक्टिविटी फर्स्ट वाले से ज्यादा टुवर्ड्स द एसिड। वैसे ही थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपका क्लोरीन CH3, इसको अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं तो ये बनेगा आपका CH3 जो कि एरोमेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। और सेकेंड के केस में अगर देखा जाए तो ये क्लोरीन CH3 ये फॉर्म करेगा एंटी एरोमेटिक सिस्टम विद 4 pi इलेक्ट्रॉन। दैट मींस इन दिस केस आल्सो द रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें दे रखा है ऑल ऑफ दिस, वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड, तो सेकंड विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में फोकस करो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H3PO4 अगेंस्ट KOH is -11 kilocalorie per equivalent their nature. Let the standard enthalpy of ionization in the mole, ठीक है, पर मोल, ध्यान रखना यहाँ पे किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट दे रखा है, जो आपका न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ जो है आयनाइजेशन पर मोल निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन होगा पर इक्विवेलेंट डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन दैट इज इक्वल टू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन for strong acid strong base that is -13.7, ठीक है, और ये आपका दूसरा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H3, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 2.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ठीक है, और हम लोग को डेल्टा H आयनाइजेशन निकालना है पर मोल के लिए, तो डेल्टा H आयनाइजेशन पर मोल कितना हो जाएगा? ये ट्राई बेसिक एसिड है तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2.7 से, जो आपका हो जाएगा 8.1। ठीक है, 8.1 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, मींस थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है देखो आप ध्यान से, बोला गया है कि which of the following mixture has the predominantly Keystone force, ठीक है, Keystone forces between molecule। तो ये काम करता है जो कि आयनिक हो, राइट, आयनिक प्लस आयनिक हो, ये आपको पूछ सकते हैं पोलर एंड पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग Keystone फोर्स बोलते हैं। तो इसमें से देखा जाए बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर एंड नॉन पोलर, नाइट्रिक एसिड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड वन इज पोलर अनदर इज नॉन पोलर। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर जो है आयनिक है और एक पोलर है, और दूसरा है नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म। नाइट्रिक एसिड पोलर इन फॉर्म है और आपका जो है क्लोरोफॉर्म CaCl3 आल्सो पोलर, ये भी पोलर हो गया आपका और ये भी पोलर फॉर्म हो गया। इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा जो फोर्स होगा उसको हम लोग Keystone फोर्स बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पहला देखो, इन इथाइलिन ग्लाइकॉल गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन, गॉस फॉर्म इज द मोर स्टेबल देन एम्प्टी फॉर्म। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज वी नो दैट यहाँ पे क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस, राइट, अगर ये गॉस फॉर्म है इस तरीके से, एंड बिकॉज ऑफ दैट गॉस फॉर्म इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन एम्प्टी फॉर्म, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
एंटी फॉर्म एंड गॉस फॉर्म हैज द सेम ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, दोनों के केस में अगर एंटी फॉर्म लो और जो है आपका गॉस फॉर्म लो, दोनों में एक बॉन्ड एक्लिप्स नहीं करेगी। चाहे आप एंटी फॉर्म ले लो, ठीक है, एंटी फॉर्म के अंदर भी ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है, और या तो गॉस फॉर्म ले लो, तो दोनों के केस में क्या प्रॉपर्टी है कि बॉन्ड एक दूसरे को एक्लिप्स नहीं कर रहे, यानी कि देयर विल बी नो ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, X CH2X, where X is the halogen having anti form more stable than gauss form for carbon for all halogen, ठीक है, ये गलत है। ये अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, राइट, मैं इसका आपको जो है ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जो गॉस फॉर्म, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जो गॉस फॉर्म होगा इसमें हम लोग ऑब्जर्व ये करते हैं कि देयर विल बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सिग्मा CH, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड डीलोकलाइज होता है किसमें, इस वाले बॉन्ड, जब ये अपना गॉस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, गॉस फॉर्म में रहेगा। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये सिग्मा CH, सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH, ये सिग्मा स्टार CF वाले बॉन्ड में डीलोकलाइज होता है, बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग। इस वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो गॉस फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी फॉर्म से, फॉर द इफ X इज इक्वल टू फ्लोरीन। अदर हैलोजन के केस में आप क्या देखोगे, एंटी फॉर्म इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म, बट इन द केस ऑफ फ्लोरीन दिस delocalization will make gauss form more stable than एंटी फॉर्म। लास्ट में क्या दिया जाता है, दे रखा है फॉर स्क्यू फॉर्म डायहेड्रल एंगल इज 0 to, ठीक है, स्क्यू के लिए आपका 0 to 60, तो दैट मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आपका थर्ड इज इनकरेक्ट ऑप्शन। फॉर क्वेश्चन नंबर 14 थर्ड विल बी। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.4 मोलर पर सेकंड, ठीक है, एट 10 मिनट एंड 0.04 मोलर पर सेकंड एट 20 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट पे रिएक्शन मान लीजिए स्टार्ट हुआ, 20 मिनट तक चला, तो T डेल्टा T हम लोग ले सकते हैं 10, जिसमें कि जो रेट है वो 0.4 से 0.0। अब इसको एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है, K, ठीक है, रिएक्शन कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 log of A by A naught, log of A by A naught। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टेंपरेचर की A naught by T। अब एक चीज यहाँ पता है कि A naught by T, AT is equal to R naught initial rate divided by rate at the time T। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो आप ध्यान से, 2.303 log of A naught आपका कितना है, इनिशियल जो रेट है 0.4, और ये हो जाएगा आपका 2.3, हो जाएगा 0.0, यानी कि log T, ये वैल्यू हो गई आपकी 2.330, ये चीज हुआ। अब देखो T हाफ क्या होता है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 by 3। अच्छा, यहाँ पे 10 मिनट हम लोग ले रखेंगे ना T, तो ये हो जाएगा 10, तो हो जाएगा आपका 2.303 into 10, that means the value will be 3। The half life of this one will be 3। ये कौन सा एक्सप्रेशन, ये है आपका T half is equal to 0.693 by K। K की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन से निकालकर इसमें कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, which of the following is correct order of second ionization potential, ठीक है। पहला ऑप्शन बेरिलियम, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, बेरिलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है। तो लिथियम का पता है हमारा, ये कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 1s, 2s, 2s, और ये हो जाएगा आपका 2s2, 2s1, 2p1 और ये 2p2। ये इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s1, हो जाएगा 2s0, 2p0 और ये 2p1। अब इसमें देखो सबसे सिंपली समझा जा सकता है कि आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन लिथियम विल अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इस केस में लिथियम सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, लिथियम सबसे ऊपर आएगा, देन आपका बोरान आ जाएगा, और उसके बाद ये सिंगल इलेक्ट्रॉन 2p कार्बन आ जाएगा, देन आपका बेरिलियम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर इसमें कुछ और होगा, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन पे फोकस करें। तो सेकेंड के केस में क्या दे रखा है आपका, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड सोडियम। मैग्नीशियम आपका हो जाएगा आपका इस केस में 3s2, 3p1, 3p2 and 3s1। After removing one electron, second ionization की बात करें तो 3s1 कॉन्फ़िगरेशन, 3p0, 3p1 और ये हो जाएगा 3s0। तो सबसे ज्यादा सोडियम फॉलोड बाय एल्युमिनियम, देन सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम। सेकंड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। थर्ड के केस में क्या दे रखा है, थर्ड के केस में आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें देखा है तो एक इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p2, 2p3, ठीक है, 2p5 और हो जाएगा 2p4। आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p1, इसका हो जाएगा 2p2, इसका हो जाएगा 2p4 और इसका हो जाएगा 2p3। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन 2p4, ये करेक्ट ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 16 थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, तो रिएक्शन दे रखा है, ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका OH, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है PCC के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक्सेस अमाउंट ऑफ, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ CH3OH किया, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। हम लोग को पता है कि ये वेल फेमस रिएक्शन है, दैट इज ये फॉर्म करने जा रहा है आपका हेमी एसिड, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा आपका, देखिए ये फॉर्म कर लेगा CH OH, ठीक है, ये भी OCH3। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसको KMnO4 के साथ में ट्रीट किया गया, KMnO4 इन द पेयर सोल्यूशन के साथ। तो ये डाइऑल का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे OCH3, ठीक है। क्यों आपका ये प्रोडक्ट होगा आपका OH, ये चीज है और OCH3। अब इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद इसको इन्होंने हाइड्रोलिसिस कराया, ये प्रोडक्ट हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया आपका R और ये हो गया फाइनली S। हाइड्रोलिसिस के बाद ये बना लेगा आपका OH और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH। तो क्या दे रखा है, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। क्या दे रखा है, कंपाउंड Q इज एसिटल, नो, ये यहाँ पे हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करेगा, हेमी एसिटल फॉर्म करेगा, ठीक है। कंपाउंड S वेयर रिएक्टेड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय वाटर विल गिव, इसको जो कंपाउंड S है, हमारा कंपाउंड S, इसको अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल, यानी सेकंड इज इनकरेक्ट। कंपाउंड P इज एक्रोलीन, जो P है हमारा इसको हम लोग एक्रोलीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है, B भी करेक्ट है, ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करेक्ट। थर्ड वन कंपाउंड P इज एक्रोलीन, यानी कि 2 and 3 इज करेक्ट, ऑप्शन B and C बोथ आर करेक्ट, तो फोर्थ विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। One solution containing 1.23 gram of calcium nitrate in 10 gram of water has the normal boiling point of this 100.97। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा TB इक्वल टू IKB है, IKB। अब यहाँ पे डेल्टा TB आपको पता है दैट इज 0.975। यहाँ पे I कैलकुलेट किया जा सकता है, KB दे द गिवन 0.52 और मोलैरिटी निकाला जा सकता है, मोलैरिटी हो जाएगा 10, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1
69, ठीक है, इंटू 1000। यहाँ से अगर सॉल्व करते हो तो आई की वैल्यू आती है आपका, आई इक्वल टू आएगा आपका 2.5। अगर जो कैल्शियम नाइट्रेट का अगर रिएक्शन लिखा जाए, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट, तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम 2 प्लस NO3 2 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस कितना 2, तो 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट होकर बनाएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो आई को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, यानी कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1.5 डिवाइड बाय 2, 1.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.75 है। यस, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये रहा आपका FST 40 पेपर 1। सभी टाइप के जो है सभी चैप्टर को इन्होंने कवर किया हुआ है और आप क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो।